Hello friends, welcome to Competitive Web channel, and in this video we are going to discuss again RRB Group D important questions, and it is part 3 of RRB Group D. Okay, so let's start, and if you didn't subscribe till yet, please subscribe, because without your support it is not possible to get success and growth, because this is YouTube and YouTube works on the support. Let's start. Next question is today, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर आ रहा है. It means we basically consider V is the speed of boat in stable water. Okay, it is 20 kilometer per hour. Okay, and it is given like that V minus U is equals to 20 kilometer by 4. that is, यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है, यानी कि दो शब्द होते हैं, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल. अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है, यानी कि उसके प्रतिकूल जाती है, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, उसके प्रतिकूल जाती है, तो हमारी कितनी स्पीड से जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर की 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी. ठीक है, तो धारा के विपरीत में उसकी जो स्पीड है वह 5 किलोमीटर पर आवर, और रुके हुए पानी में उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अब आपको पता है, ये तो आपको पता ही है, इसको यहाँ रख दीजिए 20 को, यू आपको नहीं पता, ये 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई. ओके, सो अभी आप इसको रख करेंगे तो आपको हो जाएगा 20 -5 से जाएगा, यू उधर चले जाएगा, इट मीन्स 15. आपकी यू क्या आ जाएगी? यू की जो आ जाएगी, यू क्या है आपका यहाँ पे, कौन बताएगा यू क्या है? मतलब कि ये होता है बहते हुए पानी में नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये आप देख रहे हो, मतलब ये होता है अपना, सॉरी, ये अपना वी है शांत जल में, और ये है वैसे अपना यू, इसमें अपना, इसमें क्या है, धारा की गति ज्ञात कीजिए. धारा की गति कितनी है? 15 किलोमीटर पर धारा की गति है. धारा की गति निकाली हमने, धारा की गति. ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर पर करेक्ट आंसर आ गया. तो हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड. चैप्टर का नाम होता है बोट एंड स्ट्रीम्स, जल और धारा. और अभी हम एक प्रोग्राम भी चालू करने के बारे में प्लान कर रहे हैं कि हमारा भी ग्रुप डी हो गया, एंड SSC CHSL हो गए, SSC CGL हो गया, या दिल्ली कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, या RBI के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या कोई भी पोस्ट हो गया, SSC CGL CHSL और UPSC. ये सारे कोर्स हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे. मतलब कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार करके ला सकें. अभी हमारे पास टीम है नहीं, इतना बजट नहीं है, नहीं तो हमने अब तक आपके लिए सारे इंतजाम कर दिए होते हैं. अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद हम इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. RRB ग्रुप डी तो आप श्योर मानिए, RRB ग्रुप डी हो जाएगा. बस शर्त है कि आप लोगों को सपोर्ट दिखाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा हमारी वीडियोस को, ताकि वीडियो शेयर होंगी, हमारे पास इनकम जनरेट होगी, तो हम आगे उसको प्रोसीड कर पाएंगे. ठीक है, इन कामों में प्रोसीड कर पाएंगे, टीम में इम्पोज कर पाएंगे काम के लिए. तो पूरी कोशिश तो हमारी है ही आपको. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक को पाइप P 32 मिनट और Q जो है हमारा 36 मिनट में भरा जाता है. यदि यह जब वह भर जाता है तो इसे 20 मिनट में एक अन्य पाइप R द्वारा खाली कर दिया जाता है. तो ये दोनों भरने वाले पाइप है, इनलेट पाइप्स है, और ये आउटलेट पाइप है. 20 मिनट में खाली कर दिया जाता है.
गिव मी अ सेकेंड। तो उसे हम क्या करते हैं, 20 मिनट में वो खाली कर देता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे भाई। एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम, हाउ विल यू फाइंड, 2 into 5 in this, for this LCM, and 2 into 2, 4 into 5 means 2 into 5, and 3 into 2 and into 5 means 32 into 5, 2 into 5, 10, 3, 5, 15, 16 into 9, 16, 59, 1440. So what we can do, we can write it here as like it is 1440. We can write both, and 2 to 5 multiply 3 into 2 multiply 5. Okay, so it is already here. So here what would be the efficiency? What will be the per unit, per minute efficiency of P? It will be 45, and for Q it will be 2 into 2, 4, 4 into 9, that is 40, and for R it is, these are inlet pipes, means 72. सो यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का आधा भाग डैश में भर जाएगा। तो भाई पहले जान लेते हैं कि पूरा टैंक जो है वो कितनी देर में भर जाता है। तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे आप लोग बताइए। हाँ रोहन आप बताओ, वहीं से बैठ कर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, करेक्ट। तो अभी क्या करना है आप लोगों को ना, 45 + 40, ये दोनों इनलेट पाइप है, इन दोनों को ऐड कर लो, और 72 जो है इनलेट आउटलेट पाइप है, तो इसमें से इसको घटा दो। यानी पानी तो सिर्फ इतना ही भर पा रहा है ना, 72 तो खाली कर रहा है। 72 1 मिनट में 72 जितना भी पाइप है 72 यूनिट पानी खाली हो रहा है। ठीक है, और भर कितना रहा है, इतना भर रहा है, मीन्स 85 भर रहा है। ओके 85 भर रहा है, तो 85 में से आप घटाओ ना, 85 में से 72 को घटा दो आप। सो भरेगा कितना, अब आप देख लो, 72 खाली कर रहा है पर यूनिट जो हो रहा है वो खाली कर रहा है। मतलब कि समझ लो ना, एक मिनट में इतने यूनिट पानी खाली कर रहा है 72 72, और इतना यूनिट पानी भर रहा है। सो आपका कितना हो गया, 8 5 13। ओके 8 5 13 होता है ना जी, तो 13 यूनिट पानी भर पा रहा है सिर्फ। तो टोटल है हमारी, अब क्या करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तीनों अगर मिलके भरेंगे तो कब कितने भर लेंगे, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, हमारा आता है 2 into 5 into 3 into 2 into 5, इसको डिवाइड कर देंगे आप 13 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें हाफ़ का निकालना है, तो हाफ़ के लिए हाफ़ से भी मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो 1 2 के कैंसिल कर देंगे, हमारा 2 4। ओके एंड द आंसर विल बी, टाइम इट विल लेगा हमारा, तीनों की एफिशिएंसी 13 थी। ठीक है, एफिशिएंसी यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इतने तो इतना पढ़कर आए कि आप बेसिक कंसेप्ट्स को जानते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चंस, नॉट अबाउट दैट कंसेप्ट्स। ओके, बट नो प्रॉब्लम, soon we are going to start the chapter wise videos so that you can get success. Okay, so here you will get 2 into 4, 3 into 2 into 5 by 13. So it will take 16 to 9 into 5, 16 into 9 144 into 5, 4 into 5 20, 4 into 5 20, 22, 720, 13 into 6 78, 13 into 6 78, it will be more, 13 into 5 65,
and again 70 13 to 5 65. So here you will get 5/13. So the correct answer is 55 सही 5/13. ठीक है 13 आप यू कैन डिवाइड ना 720 from 13 to 565 will give us 70 again 70 65 and 5. So the correct answer is 55 सही 5/3 13 आंसर. इतना टाइम ले लेगा भरने में. तो अब इसको अगर आपको चेंज करना है किस में 15 घंटों में ही चेंज करना है, तो आप 60 से गुणा कर लोगे. ठीक है तो वही आएगी पॉइंट में आएगा, निकालना पड़ेगा आपको. ओके सो यू कैन सॉल्व इट. सो करेक्ट आंसर इज 55 सही 5/13. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई थिंक वी हैव कंप्लीट, नो वी डिडंट कंप्लीट. कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से आकृति की निकटतम समानता दर्शाता है? बताइए. इरेजर काम नहीं कर रहा, क्या हो गया? ये क्या हो गया यार? एक बार सर आएंगे इधर. अब देखिए ये इसमें चल नहीं रहा है, पता नहीं रेज नहीं कर रहा सारे लिंक. चलिए काट देते इसे, अभी टाइम ठीक है कोई नहीं, अभी टाइम निकल रहा है, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो अभी आप देखिए क्वेश्चन निकटतम समानता दर्शाता है. आपको देखना है ऐसी फिगर, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये कहाँ देखने को मिल रहा है? इसमें से ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, तो करेक्ट आंसर है डी. देख सकते हैं आप, ये ऐसे करके बना हुआ है और उसके बाद में अपना ऐसे करके है एंड देन यहाँ पे स्टार बना हुआ है अपना. ओके सो आप लोग कर सकते हैं ऐसे. डी इज़ द करेक्ट आंसर. गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है. सो आपको पता है गति का द्वितीय समीकरण क्या है, मतलब मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके जहाँ पर एस क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ओके यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एस्केलेशन. तो ये देखो आप देख रहे हो ये दोनों तो वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी, ये तो अपनी वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गई. तो हमारा ये किसके बीच में? स्थिति और समय. टाइम बोला गया, टाइम को प्रायोरिटी दिए, और स्थिति को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? पोजीशन भी कहते हैं. पोजीशन इंग्लिश में इसे पोजीशन कहते हैं. पोजीशन या डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, जिसे हम पोजीशन भी कहते हैं. ठीक है तो करेक्ट आंसर है स्थिति समय के बीच में रिलेशनशिप बताता है. तो अगर हम बात करें तो जो प्रथम इक्वेशन होती है, प्रथम समीकरण जो होता है दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है? वो अपना वेलोसिटीज़ यानी कि अपना वेग और समय, वेग और समय के बीच में रिलेशन बताता है. फर्स्ट वाला मोशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी सेकंड. और थर्ड वाली किसके बीच में रिलेशन बताती है? बताओ थर्ड वाली किसके बीच में बताती है? थर्ड वाली की इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो वेलोसिटी हो गई और ये एस्केलेशन हो गया. ठीक है एस्केलेशन को क्या कहते हैं बताओ हिंदी में? तो हमारा ये जो है थर्ड वाली भी हमारी ये डिस्टेंस है. थर्ड वाली भी हमारी किसमें? डिस्टेंस को आप कहते हो पोजीशन, पोजीशन टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताती है. तो यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में थर्ड वाली हो जाएगी. स्थिति और हाँ स्थिति क्या होगी? पोजीशन यहाँ पे होगी पोजीशन और वेलोसिटी हो गई अपनी ये थर्ड. तो आपने देखा तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पे आपको बता दी है कि कौन कौन सी समीकरण किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से, अभी ये क्वेश्चन करते हैं ये वाला, निम्न में से कौन सा एक कैटाइन है? तो आपको बताना है कैटाइन कौन सा है, अमोनियम या हाइड्रोक्साइड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बच्चे इसमें तुक्का मारते हैं, मतलब कि एजम्पशन जो रैंडमली कुछ भी अपने आप टिक कर दिया वो होता है ना, तुक्का तो कहते हैं हम. तो बहुत से लोग इसमें तुक्का मारेंगे, लेकिन तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है. इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा एक कैटाइन है. कैटाइन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है तो अब आपको इसमें 4 ऑप्शन गिवन थे, तीसरा और चौथा मैंने इसमें डिसअपेयर कर दिया. 50-50 ऑप्शन होता है ना केबीसी में, सेम उसी तरह हमने यहाँ से डिसअपेयर कर दिया है. तो अभी क्या करना है आपको? अमोनिया इसका करेक्ट आंसर है. वो क्या है ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे आपके. लेकिन पहले ही आप लोगों को ही चेक करके आना है ताकि आप लोग थोड़े से एफर्ट्स आप कीजिए और जानिए कि एक कैटाइन क्यों है. ठीक है निम्न में से कौन सा एक कैटाइन है? कैटाइन अमोनिया क्यों है? हाइड्रोक्साइड एक कैटाइन क्यों नहीं है?
OH जो है कैटाइन क्यों नहीं है, लेकिन अमोनिया NH3 ये कैटाइन है, क्यों है, इसके पीछे रीज़न जान के आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो इन आप देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, इसमें देखो ये सारे 2 क्वेश्चन जो मैंने दिया ना, इसमें इसी वजह से इस वीडियो में हमने रखे है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्के ना करें। इनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि भाई उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देख रहे हैं आप, ऑर्गन संबंधित नहीं है, ऑर्गन 18 पे आता है, नियॉन 10 एंड क्रिप्टॉन किस पे आता है अपना, बताओ क्रिप्टॉन किस पे आता है। ये सारे जितने भी एलिमेंट है ना, मैं बता देता हूँ इसके पीछे रीज़न। ऑर्गन, नियॉन और क्रिप्टॉन ये और ज़ैनन, ये सारे किसके हमारे 18th ग्रुप में आते हैं, हमारे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों की आवर्त सारणी चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तत्वों की आवर्त सारणी यानी कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मेरी जो प्रयास है वो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए मैं चैप्टर नाम बता रहा हूँ। तत्वों की आवर्त सारणी चैप्टर है आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसके जो उसमें आप देखोगे पीरियडिक टेबल देखोगे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो उसमें 18 जो आपका ग्रुप है, 18 जो ग्रुप है, यानी कि आपका जो 18th ग्रुप को क्या कहते हैं हिंदी में यार, आवर्त कहते हैं सारणी कहते हैं, क्या बताओ आप बताओ, मनोज आप बताओ ग्रुप को क्या कहते हैं हिंदी में। हाँ जी, अच्छा आप इंग्लिश मीडियम से हो चलिए कोई नहीं, अभी हम देख लेंगे, ठीक है। ग्रुप को क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं, सारणी तो लिस्ट होती है शायद, आवर्त कहते हैं, चलो ठीक है, सारणी कहते हैं ग्रुप्स को, और आवर्त कहते हैं उसको आपका पीरियड्स को, हाँ यही होता है, ठीक है, वेरी गुड स्नेहा। तो आवर्त क्या है हमारा, आवर्त हमारा होता है पीरियड्स और ये होते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमारा सारणी 18वें सारणी में हमारी ये सारे एलिमेंट आते हैं तीनों, और ये सारे क्या होते हैं, ठीक है, नियॉन गैसेस भी कहलाते हैं, नियॉन गैसेस, ये सारी नियॉन गैसेस के अंडर में भी आती है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके ऑक्टेट अपने आप में कंप्लीट है। तो लेकिन प्लैटिनम उनका पार्ट नहीं है, इसी वजह से प्लैटिनम इज द करेक्ट आंसर, जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अतःस्रावी ग्रंथि है, कौन है भाई, श्लेष्मा। अब श्लेष्मा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे सोच रहे होंगे सर श्लेष्मा क्या है, आपने तो हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। श्लेष्मा, अग्राशय, अधिवृक्की और अधिवृक्की और अधचेष्यतक, देखो ये नाम तो मुझे भी इंग्लिश में याद नहीं आ रहे अभी, और अग्राशय शायद आपका पैंक्रियास को कहते हैं, ठीक है, और आपका श्लेष्मा आपका कहते हैं म्यूकस को। तो म्यूकस जो होता है आपको पता होगा, जब आपने ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो उसमें आप देखोगे ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल से खाना नीचे जाता है, यानी कि आहार तंत्र से, और खाना नीचे जाने के बाद में वो पहुंचता है अपना इसमें स्टमक में क्या होता है कि पेप्सिन और अपना HCl एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो हमें स्टमक को जो एक लाइनिंग जो होती है जो प्रोटेक्ट करती है वो हमारी क्या होती है, म्यूकस होती है। ओके, द लाइनिंग ऑन दी स्टमक वॉल basically help is said to be mucus. The lining on the stomach wall is said to be mucus, which protects us from the digestive enzymes like HCl and pepsin. Pepsin basically digests proteins and HCl basically creates acidic medium. Okay, so this is the correct answer, श्लेष्मा, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। ओके, अतः इसीलिए स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं इसे, स्रावी। वॉशिंग सोडा के एक अणु में, अणु मीन्स मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप लोग बताएंगे क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कौन बताएगा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो आप वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होमवर्क आपका 2 होमवर्क मैंने आपको दिए है, ठीक है। एक आपको चेक करना है कि यहाँ पर हमारा अमोनियम ही क्यों सिलेक्ट किया गया, अमोनियम एक कैटाइन क्यों है, ये तो हमने देख लिया क्योंकि 18th ग्रुप एलिमेंट के सारे, ये 18th ग्रुप के पार्ट है तीनों एलिमेंट, जो कि जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके ऑक्टेट अपने आप में कंप्लीट है। प्लैटिनम इज डिफरेंट हो गया, इनमें संबंधित नहीं है इनसे, तो इसका तो आपने देख लिया। लेकिन इसका आंसर भी मुझे देख के बताना है कि आपको वॉशिंग सोडा का 2nd चैप्टर है आपका, किसका, हाँ जी करेक्ट, 2nd चैप्टर अपना 10th क्लास का। तो वॉशिंग सोडा आपको चेक करके आना है, एसिड बेस सॉल्ट्स में आपको देखना वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये 2 चीज़ें कहना है आपको, केमिकल फॉर्मूला और कॉमन नेम, और केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ
वाटर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये इस वीडियो का आज का, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा है, मैं जानता हूँ, तो उसे भी कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए। तो आपको गेंदों का औसत आकार ज्ञात करना है। तो प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या एक कथन ही पर्याप्त है या दूसरा कथन भी पर्याप्त है, मतलब एक कथन से काम हो जाएगा या हमें दूसरे कथन की भी आवश्यकता है, ये पूछ रहा है ना इम्प्लिसिट। तो पहले से ही काम हो जाएगा आपका भाई। 3 है, 4 है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है। ये क्या है, ये 6 गेंदों की रेडियस दे रहे हो, कब के रेडियस दी हुई है सबकी, ठीक है। त्रिज्या व्यास होती है अपने डायमीटर। यहाँ पे अरे इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो, मैं बता देता हूँ। अरे भाई बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप देखो, हाँ मोहन आप देखो यहाँ पे आप पूछ रहे थे ना, देखो मोहन इसमें क्या है अपना, ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमारा रेडियस को कहते हैं, व्यास हमारा डायमीटर को कहते हैं। ओके सो नो नीड टू, हाँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ भाई, इंग्लिश में बोलता हूँ। ओके सो रेडियस बेसिकली त्रिज्या इज कॉल्ड एज रेडियस इन इंग्लिश। ओके एंड व्यास इज said to be as diameter in English. So what is the scenario here? It is asking that is this question statements. There are 2 statements. So are both statements necessary to answer the question, or only one statement can answer the question? Okay, so only one statement can answer the question. So these are the radiuses. Okay, these are the radii of 6 balls respectively. Okay, so we can basically find pi r square by औसत मीन्स एवरेज। अरे इतना तो पता होना चाहिए यार, औसत मीन्स एवरेज होता है। तो औसत हमारा एवरेज हो गया, एवरेज बराबर अपना क्या हो गया, कैसे निकालते हैं एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये, तो कौन बता रहा है नहीं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटी का। लेकिन हाँ इसमें भी सेम इसी तरीके से होता है। चलो कोई आपने बता दिया, एवरेज में कुछ नहीं करते, एवरेज में सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, और उसको जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं एवरेज में। मीन क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है ना। हाँ तो इसको आप कर लीजिएगा पाई आर स्क्वायर। तो पहली ही स्टेटमेंट, अब ये भी आपको मैं देता हूँ, आप मुझे बताओगे कि इसका एवरेज कितना आएगा निकालने पे, ठीक है। आपके होमवर्क के क्वेश्चन देख लीजिए, 1 और वॉशिंग सोडा का 2, 3 अमोनिया को ही क्यों ऑप्ट किया यहाँ पे 3। देखते हैं कि सबसे पहला कौन होगा, जो सबसे पहला स्टूडेंट जो सबसे पहले इसका आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम को डिक्लेयर भी करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था यहाँ पे, 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो भाई कैसे निकालेंगे, P = वर्क डन अपन में टाइम होता है, तो हमें P निकालना है। वर्क डन हमें पता है, टाइम हमें पता है, टाइम तो हमें दे रखा है भाई 9 सेकेंड, लेकिन वर्क डन हमें दे रखा है, वर्क डन नहीं दे रखा। तो हम कैसे निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh। तो g हमें दे रखा है 10 और m दे रखा है हमें 50, और ये h हाइट कितनी दे रखी है सीढ़ियों की, तो 45 चरण दे रखे हैं। 45 चरण मतलब 45 सीढ़ी के स्टेप दे रखे हैं। एक स्टेप की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, तो 45 की कितनी हो जाएगी, 45 गुणा आप यहाँ कर दो 15 बस। अब सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके नीचे ही 9 रख लो ना यार, ठीक है। 9 × 5 45, सो आपको जाएगा 500, फिर 75, 535, 37500, ठीक है। सो 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा आंसर है, पावर इतनी आएगी वॉट, 37500 वॉट आ रही होगी। हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। 9 × 5, ये क्या सेकंड है, एंड दिस इज सेकंड दे रखा है ना, टाइम सेकंड, ओके। और ये किलो ही है, क्योंकि हमारी इसकी SI यूनिट होती है वॉट, ये जूल पे कह सकते हो, जूल पर सेकंड। तो ये मुझे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गई 10, क्या है 10, कहाँ से आ गया 10, अरे हाँ ये तो दे रखा है 10, ग्रेविटी वो दे रखी है, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होती है, बट इन्होंने 10 मान लिया है यहाँ पे, 10 भी हो जाती है, चल जाती है। और 45 चरण है, और एक चरण की ऊंचाई है 15, तो 45 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे
सही है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, ये आपके सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस सेंटीमीटर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो 100 से उससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 335 वाट आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ का। तो 335 वाट आएगा। क्योंकि ये ध्यान से देखो, यूनिट मैंने चेक करी, क्योंकि MGH में सेंटीमीटर कहाँ से आ गई, ये सारी मीटर पर सेकेंड, ये अपना किलो, 1 किलो आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ भी मीटर ही आना चाहिए था। ठीक है, ये तो सेकेंड स्क्वायर तो नीचे है, नहीं समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 335 वाट। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, एंड आई होप यू लाइक्ड एंड हैविंग फन द वीडियो विद कॉम्पिटिटिव हेल्प चैनल। बस आप लोगों को यही सपोर्ट मिलते जाए, हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड कोशिश करते रहे, कीप योर बेस्ट। डोंट थिंक व्हाट कि दूसरा क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, आप अपना बेस्ट करते रहिए, और मन में अपने इसको क्या कीजिए, इम्पोज की, मन में अपने इसको चीज़ को परसुएट कीजिए, अपने मन को परसुएट कीजिए कि मैं इस गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर सकता हूँ। इस बार आरआरबी ग्रुप डी मेरा ही है, सिर्फ एक पोस्ट मुझे लेनी है, आरआरबी ग्रुप डी मेरा है। ठीक है, अरे देखो, हम तो यही चाहेंगे ना कि सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए, किसी एक का चुनना। हाँ, हमने पूरी कोशिश की ना। अरे रोहन, ऐसी बात नहीं है, हमने इंग्लिश में भी कोशिश की, देखो इंग्लिश में भी बोला आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में भी बोला, हिंदी में भी बोला। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही हिंदी वालों के लिए ही सिर्फ हिंदी वालों के लिए बोल रहे हैं हमें ना। तो सब हमारे लिए इक्वल है, टीचर के लिए सब लोग इक्वल है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वल है। हम चाहेंगे, हमारे लिए खुशी की बात है अगर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए ठीक है सर, आपने बंद कर दी ना वीडियो? हाँ, बंद कर दीजिए।